के साथ, जहां आज कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। आपको बता दें, कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है जिसमें कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी और बड़े नेता शामिल हों। तो कृषि कानून के विरोध में आज राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अपने दौरे के दौरान वो वर्धा भी गए, जहां गांधी जी लंबे समय तक रहे थे और देश की आजादी के लिए लड़ाई की रणनीति वहीं बनती थी। वहां उन्हें गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानने और समझने को मिला। ग्राम आश्रम मैं वर्धा गया था, सेवा ग्राम आश्रम में, जहां गांधी जी 1936 से लेकर 1946 तक वो रहे और देश के आज़ादी की लड़ाई के सारे ताने बाने वहीं बुने जाते थे, रणनीति वहीं बनती थी। वो सारे कक्ष देखने का अवसर मिला, जहां बापू रहते थे, जहां बाहर रहती थी, वो सारे कुटिया देखने का। कांग्रेस पार्षद के एक युवक के साथ मारपीट मामले में बीजेपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर सीएम ने कहा कि इस मसले पर बीजेपी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले रमन सिंह अपने समय को याद कर लें। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, सभी की शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है और जो भी अपराधी है या जिन्होंने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जरूर होता था कि हम लोग एफआईआर कराने के लिए रात रात को थाने में बैठते तब जाके एफआईआर होता था। ये स्थिति तो नहीं है और उनके राज में क्या 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 हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके राज में सीएम हाउस के सामने डकैती होती है, उसका पकड़ नहीं पता चलता। नया राजधानी में महिला पुलिसकर्मी के साथ बलात्कार होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उसके राज में पता नहीं और क्या क्या हुआ है, और बताएं तो फिर लंबी फेहरिस्त होगी। छत्तीसगढ़ वहीं वैक्सीन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही नहीं बल्कि 132 करोड़ लोगों को केंद्र की तरफ से की जाने वाली वैक्सीनेशन की जाएगी। खरीदी से लेकर वितरण केंद्र तक भारत सरकार ने अपने हाथों में रखा है। तो वैक्सीन खरीदने राज्यों से क्यों कह रहे हैं? केंद्र को आमजन को भी मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला करना चाहिए। केंद्र सरकार से केवल 3 करोड़ लोग ही हिंदुस्तान में नहीं रहते। 3 करोड़ लोग निश्चित रूप से जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उसको तो पहले लगना चाहिए, और जो हमारे फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं उनको पहले वैक्सीनेशन हो रहे हैं और भारत सरकार उनको मुफ्त में दे रही है। इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन बचत 132 करोड़ लोग के लिए भी भारत सरकार को, क्योंकि वो जो उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, तो उसमें उन्होंने कहा खरीदने का काम केंद्र सरकार करेगी, तो एक ही रेट रहे। तो व्यवस्था जब सब कुछ अपने हाथ में रख रहे हैं तो फिर राज्य फिर अपने पैसा क्यों लगाए? हम तो मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस राज का पर्यायवाची गुंडा राज बताया। रमन सिंह ने पार्षद की मारपीट घटना पर तंज कसते हुए कहा कि गुंडों से है सरकार की यारी। साथ ही कहा कि कांग्रेस के राज में ना केस ना गिरफ्तारी होती है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर सियासत का सिलसिला जारी है। कांग्रेस जहां गांधीवाद को अपनाने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर गांधी के नाम से खाने और गाने का आरोप लगा रही है। देश में गांधी के नाम पर समय समय पर सियासत होती रही है। कोई राजनीति में गांधी का नाम इस्तेमाल करता है तो कोई गांधी के नाम पर राजनीति। भूपेश सरकार इन दिनों गांधी के आदर्शों को प्रशासन के आवभाव में ढाल रही है। हाल ही में कांग्रेस ने गांधी के नाम पर 3 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया। सेवाग्राम में हुए 3 दिन के इस प्रशिक्षण में गांधीवाद विचार पर जोर दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर के हमारे सारे पदाधिकारियों को भी इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मैंने तो आग्रह किया है
हमारे राष्ट्रीय महासचिव से मेरे सारे विधायकों को भी इस प्रशिक्षण से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बापू को लेकर के, उनके आदर्शों को लेकर के हम संकल्प लें अपने छत्तीसगढ़ के विकास की। जहां कांग्रेस तैयारी कर रही है कि जिला और ब्लॉक लेवल पर भी ऐसे आयोजन किए जाएं, वहीं सीएम भूपेश बघेल भी साफ कर चुके हैं कि वो गांधीवाद पर चलकर ही प्रदेश का विकास करेंगे। एक योजना है छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। तो जो ग्राम स्वावलंबन की बात गांधी जी करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, वो हम छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। और गौठान भी हम बना रहे हैं, वहाँ एसएसजी ग्रुप के माध्यम से महिलाओं विभिन्न प्रकार के चीज़ें उत्पादन भी कर रहे हैं, सब्जी भी उत्पादन कर रहे हैं। तो ये स्वावलंबन की ओर गांव बढ़ रहा है। तो ये गांधी जी से प्रेरित ही कार्यक्रम है जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में। उधर बीजेपी इस सियासी प्रशिक्षण पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सिर्फ गांधी के नाम का इस्तेमाल करती है। वहीं बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस ने गांधी के नाम को गाया है और खाया है, पर अपनाया नहीं है। गांधी जी को वो गाते हैं, परंतु गांधी जी को अपनाते नहीं हैं। और आज आज़ादी के बाद से उन्होंने गांधी जी के नाम से खाया है, परंतु गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम कभी भी नहीं किया है। और आज वही कारण है कि जो मोदी जी की सरकार आने के बाद स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल, इन नारों को क्यों देना पड़ रहा है। अगर शुरुआत से ये चीज़ें होती तो जो हमारा ग्रामीण भारत है वो व्यवस्थित होता, वो आर्थिक रूप से संपन्न होता और ग्रामीण भारत के लोग शहरों में शिफ्ट नहीं होते। सबके अपने अपने वादे हैं, सबके सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस फिर से गांधीवाद के उस मॉडल को अपना मॉडल बताने में तुली है। जब बीजेपी बापू का नाम जपते थक नहीं रही। गांधी को अपना बताने की ये जंग भले नहीं लगे, लेकिन ये सिलसिला बहुत पुराना है और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऐसे आयोजन आम होने वाले हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बालोद जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है और इसे लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी प्रोटोकॉल के पालन और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि बालोद से भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बालोद के जीएस पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसके 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं खबर दुर्ग से है, जहां सांसद विजय बघेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, सांसद विजय बघेल एम्स में भर्ती हैं। बीजेपी के धरना प्रदर्शन में कल वो शामिल हुए थे, जिसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सांसद विजय बघेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते उन्हें एम्स में भर्ती कराया जाएगा। कल बीजेपी के धरना प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे और सर्दी खांसी बुखार होने पर उन्होंने अपना टेस्ट कराया, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी वैक्सीन पहुंचने के बाद उम्मीदों का टीका वितरित किया गया, जहां विधायक शैलेश पांडे ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का जायजा लिया और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए जिले में 6 लॉन्चिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। पहली खेप में जिले को 11,480 डोज मिले हैं, जो डिमांड से कम है। सीएमएचओ ने बताया कि सिम्स, अपोलो, जिला अस्पताल और सीएचसी बिल्हा, मस्तूरी और दरगी घाट को लॉन्चिंग स्टेशन के तौर पर तैयार किया गया है। ये हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के वॉरियर हैं उनको लगेगी। हम तो स्वीपर नीचे से शुरू करेंगे, लोअर स्टाफ से, फिर बाकी ऊपर को लगाएंगे। फिर ऊपर कितने कैंप लगाए जाएंगे, कहाँ? ये 6 कैंप लगेंगे हमारे यहाँ। एक जिला अस्पताल, सिम्स, दर्री घाट, मस्तूरी, बिल्हा और अपोलो। 17,000 हमने कुछ डिमांड किया था उसके, अभी 11,480 आया है, शायद बीच में और आ जाए हमारे। बिलासपुर में वैक्सीन आ गई है और मैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों से और सभी डॉक्टरों से ये निवेदन करता हूं कि इसको जो है पूरी गंभीरता से और पूरी जवाबदारी से जो दिशा निर्देश सरकार ने दिया है उस निर्देशों के अनुरूप जो है इसको लोगों को वैक्सीनेशन करने का कार्य करें। छत्तीसगढ़ में बढ़ते नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर मोड में दिखी।
महाराष्ट्र दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया। सीएम के दावों को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए फोर्स के बजाय लगातार आम जनता को निशाना बनाने की घटना बढ़ने पर चिंता जताई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को नक्सली गतिविधियों में नियंत्रण में असफल करार दिया। दावा तो कोई कुछ भी कर सकता है, पर वास्तविकता तो हम देख रहे हैं कि नक्सली किस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों को उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, किस प्रकार से पुलिस के जवानों को बम ब्लास्टिंग करके उनकी हत्याएं कर रहे हैं। हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर तक के लोगों को उन्होंने, सब इंस्पेक्टर तक के लोगों को उन्होंने हत्याएं कर दी। परंतु ये सरकार अभी तक कोई सरकार के पास में ना नक्सलवाद से निपटने के लिए ना इनके पास में कोई नीति है, ना इनकी नीयत है, ना इनके पास में कोई साधन सुविधाएं हैं, ना इनकी सोच है और ना ये कोई कार्रवाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान किसान के बाद अब राम के नाम पर भी सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा उगाही पर सियासत गर्मा गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की ओर से 15 से 31 जनवरी तक धन संग्रह अभियान चलाया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस चंदा लेने पर आपत्ति उठा रही है और गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं ने चंदा इकट्ठा करने को धंधा बना लिया है। राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा मांगने वाले पहले शिला पूजन से लेकर अब तक के चंदे का हिसाब भी दें। पिछले समय जब शिला पूजन के कार्यक्रम हुए थे, उसमें जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसका हिसाब आज तक के देश की जनता को नहीं दिया गया। और वो कहते हैं जिनको पैसा दिया है वो पूछें। तो यदि ये सरकार 2 करोड़ 80 लाख लोगों की प्रतिनिधित्व करती है और यदि मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो उसको बताना चाहिए। आखिर उसके पास कोई हिसाब नहीं है, तभी वो नहीं बता पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है उसको छुपाने का, क्या कारण है? और अभी भी जो धन संग्रह करेंगे उसका हिसाब किताब क्या है, किसको देंगे, तो क्या उपयोग होगा, तो वो राशि तो बताना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा से इकट्ठा कर रहे हैं भाजपा वाले। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसलिए सवाल उठाती है क्योंकि उसने पिछले 70 सालों में हिंदुओं की आस्था के विषय में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। कांग्रेस के लोग चंदा लेकर जेब में रखते हैं, जबकि बीजेपी का हर कार्यकर्ता चंदे का पैसा सामाजिक काम में लगाता है। कांग्रेस को किसने रोका है? कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए ऐसे कामों में कांग्रेस लगती नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके कार्यकर्ता यदि चंदा इकट्ठा करेंगे तो जेब में डालेंगे। और संघ और भाजपा का कार्यकर्ता कभी भी इस भाव से नहीं काम करता कि उसको जेब में डाले। जहाँ पर है वहाँ पर उसकी पारदर्शिता है, उस पारदर्शिता से वो काम करता है। ये विश्वसनीयता संघ ने बनाई, इसलिए जनता भी जो है संघ के, भाजपा के लोगों को चंदा देते हैं। ये कांग्रेस के लोग जाएंगे राम मंदिर के लिए तो उनको वो चंदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता इन 70 वर्षों में समाज में खो दी है, वो राम के नाम पर भी राजनीति करेंगे। हर साल उसका ऑडिट होता था, होता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है। किसी ने भी जिनको विरोध करना है उनकी बात छोड़ो, लेकिन किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या चैरिटी कमिश्नर ने न्यास के संदर्भ में कभी भी किसी भी प्रकार की आपत्ति आज तक नहीं जताई है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सत्ता में आई और बीजेपी सत्ता से गई, दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला करने के मुद्दों की ताक में ही रहते हैं। फिर देश की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र राम मंदिर निर्माण का मसला ही क्यों ना हो। अभी तो ये शुरुआत है। 15 जनवरी के बाद जब बीजेपी चंदा इकट्ठा करने घर घर जाएगी, उसके बाद सामने आएगी असली सियासत। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। भूपेश सरकार जल्द ही अपना तीसरा बजट पेश करने वाली है, जिसको लेकर बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। 15 जनवरी से मुख्यमंत्री अलग अलग विभाग के मंत्रियों की बैठकें लेने वाले हैं। ये सिलसिला 21 जनवरी तक जारी रहेगा। इस बार के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार का कहना है कि कोविड के चलते राजस्व कम हुआ है और पिछले बजट में कई काम पेंडिंग रह गए। वैसे इस बार बैठक के पहले दिन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत,
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और उमेश पटेल के विभाग की चर्चा होनी है। वहीं 16 जनवरी को अनिला भेड़िया, रुद्र गुरु और मंत्री कवासी लखमा की बैठक होगी। तो 17 को मंत्री प्रेम साय सिंह और शिव डहरिया के साथ ही मोहम्मद अकबर के विभागों की चर्चा होगी। वहीं 20 तारीख को मंत्री रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव के साथ बैठक होगी और अंतिम दिन यानी 21 जनवरी को मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। 15 तारीख से कल से ही बजट की चर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग विभागों का समय मुकर्रर किया है। लगभग एक सप्ताह सभी विभागों के मंत्रियों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बजट की चर्चा करेंगे और बजट का लगभग जो बनने का काम है वो पूरा किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बने अभी 2 साल हुआ, दूसरा साल पूरा लगभग कोविड के भेंट चढ़ गया। हमारी बजट में हम लोगों को कटौती करनी पड़ी, राजस्व की प्राप्तियां भी कम हुई। केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि भी छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 8,500 करोड़ रुपया आज तारीख तक प्राप्त नहीं हुआ। कवर्धा को वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 2 करोड़ 48 लाख रुपए लागत से बने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी स्कूल की सौगात दी। साथ ही बोड़ला नगर पंचायत में जल आवर्धन योजना के तहत निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं जब मंत्री अकबर बोड़ला से तरेगांव के लिए निकले तब उनके काफिले को नगर पंचायत के वार्डवासियों ने रोक लिया। वार्डवासियों का आरोप है कि पिछले 1 साल से आवेदन देकर थक चुके हैं, उसके बावजूद जमीन का पट्टा, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। हालांकि मंत्री की समझाइश के बाद वार्डवासियों का गुस्सा शांत हुआ। इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जो उसका शिलान्यास हुआ है और वो आशा है कि जल्दी बनकर तैयार होगा। उसके बाद इसका लाभ कवर्धा वासियों को या पूरे क्षेत्र में जो भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहे उसका लाभ मिलेगा। सभी के लिए नाश्ता व्यवस्था की गई है। इसकी शुरुआत करना है तो उसी संबंध में यहाँ पे शिलान्यास का कार्यक्रम था तो उसको करने आए थे। इसके माध्यम से जो बोड़ला वासी हैं उनको शुद्ध पेयजल या निस्तार के लिए पानी उपलब्ध हो पाएगा। इधर रायगढ़ के नटवर स्कूल मैदान में कांग्रेस ने मकर संक्रांति के अवसर पर कृषि कानून का एक अनोखे तरीके से विरोध किया। पतंग उड़ाने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले रंग की पतंग उड़ाकर विरोध किया। इन पतंगों पर काला कृषि कानून वापस लो लिखा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस का कहना है कि किसान फसल कटने के बाद लोहड़ी और मकर संक्रांति उत्साह से मनाते हैं, लेकिन इस साल किसान कृषि कानून को लेकर परेशान है। देखिए, किसान इतना परेशान है केंद्र सरकार के इस नए कृषि नीति को लेकर, जो नया कानून आया है उसको लेकर। और आज किसान लोहड़ी का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व कितना उत्साह के साथ अपने फसल कटने के बाद मनाता है, लेकिन आज उनकी स्थिति ये है कि उनको आज इतनी ठंड में और सड़कों पर कई दिनों से जमे हुए और इस तरह से उनको त्यौहार मनाना पड़ रहा है। तो एक हमारे ओर से एक विरोध स्वरूप कि इस कृषि कानून को जो मोदी जी ने बिना किसानों के सहमति के, बिना किसानों से किसी प्रकार के चर्चा किए, केवल अपने उद्योगपति व्यावसायिक साथियों के हित के लिए जो कानून लाया है उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। इसका विरोध करने के लिए और एक विरोध स्वरूप हम लोग ये आज मोदी जी के विरोध में काला पतंग उड़ाकर उनका विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मकर संक्रांति के मौके पर बालको मेडिकल सेंटर में डायलिसिस मशीन का उद्घाटन किया। ये मशीन अस्पताल की तरफ से दिए गए उपकरणों और सेवाओं की सूची में जुड़ी नई सुविधा है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने जो सुविधा कैंसर के मरीजों को बालको मेडिकल सेंटर में मिलते देखी वो आसपास के दूसरे राज्यों में नहीं देखी गई। यहाँ कैंसर के आखिरी स्टेज वाले मरीजों का इलाज भी संभव हो पा रहा है। इसके अलावा राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अस्पताल के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की भी सराहना की और कहा कि बालको मेडिकल सेंटर वास्तव में छत्तीसगढ़ के वंचित समुदायों के लिए एक वरदान है, जो अब अपने राज्य में विश्व स्तर के कैंसर के इलाज का लाभ उठा सकते हैं। वहीं बालको मेडिकल सेंटर के कैंसर सर्जन डॉक्टर जय शर्मा ने कहा कि इस अस्पताल को शुरू करने का उद्देश्य उन कैंसर रोगियों को डायलिसिस देना है जिन्हें किडनी की समस्या है। बालको मेडिकल सेंटर हमेशा अपने मरीजों को एक छत के नीचे सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं देने की कोशिश करता रहा है।
आप लोग मेरे पास आए थे कि हमने एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं और ये शायद ये जो किडनी पेशेंट और जिनके पास कोई ऐसी यहाँ पर मशीनें नहीं थी, इस मशीन का क्या डायलिसिस, तो बोले मैडम हम चाहते हैं कि आप आएँ और इसका आपके कर कमलों से उसका उद्घाटन हो। तो मैंने भी कहा कि मैं भी देखना चाहती थी कि हमारे रायपुर प्रदेश में इतना बढ़िया कैंसर का जो हॉस्पिटल है, तो मैंने देखा कि ये अलग मतलब अन्य प्रदेशों में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो मुझे यहाँ देखने को मिली। तो हमारा बाल्को मेडिकल सेंटर एक कैंसर हॉस्पिटल है जिसमें हमारा एम ये रहता है कि कैंसर के किसी भी मरीज को जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह का और भी तकलीफ हो, उसका भी हम निवारण यहीं कर सकें। तो इसी कड़ी में क्योंकि कैंसर के कई मरीज वयोवृद्ध भी होते हैं, दूसरी बीमारियां भी होती हैं, कई लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए एक डायलिसिस यूनिट आज यहाँ पे आरंभ किया गया है, जिससे हमारे कैंसर के मरीज को इधर उधर भटकना न पड़े। कैंसर का इलाज लंबा भी चलता है, उसमें दूसरे भी प्रॉब्लम होते हैं। वही खबर बलरामपुर से है, जहां पूर्व सैनिक की कार से टकराकर एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, युवक को कंधे पर लटकाकर पुलिस चौकी तक पूर्व सैनिक ले गया। घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंचने के बाद भी कंधे पर पूर्व सैनिक शव ले गया और पुलिस ने पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है। तो बलरामपुर में पूर्व सैनिक की कार से टकराकर एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद युवक को कंधे पर लादकर पूर्व सैनिक पुलिस चौकी तक ले गया। वहीं घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंचने के बाद भी वो कंधे पर उसका शव ले गया। राजनांदगांव जिले में नक्सलियों की एक और कायराना करतूत सामने आई है, जहां नक्सलियों ने सरपंच पति को घर से उठाकर मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों को परतोनी गांव की महिला सरपंच के पति मैनूराम सलामे पर पुलिस मुखबिरी का शक था, जिसके चलते वे सरपंच पति के घर अचानक आए और उसे पकड़कर करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल की ओर ले गए। जंगल में नक्सलियों ने सरपंच पति के साथ मारपीट की और बाद में गोली मार दी। इस दौरान दहशत के कारण गांव वाले उसे छुड़ा नहीं पाए। घटनास्थल पर नक्सलियों ने एक पर्चा छोड़ा है, जिसमें मुखबिरी का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। वहीं घटना की जिम्मेदारी राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन कमेटी ने ली है। की घटना है, परदुनी गांव है मानपुर के पास में। वहाँ पूर्व सरपंच या वर्तमान सरपंच पति है मैनूराम सलामी करके, उनको घर से बुला करके कुछ दूर ले जा करके लाठी डंडे और बट से उनकी अज्ञात माओवादी द्वारा हत्या की गई है और उसकी रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस पार्ट में पुलिस पहुंच गई है। और इधर कोरिया के चिरमिरी में कुछ दिनों पहले सीएम भूपेश बघेल ने उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, जिसके बाद उसे मूर्त रूप से देने के लिए प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई। प्रशासन ने नगर निगम कार्यालय से कुछ दूर पर 25 एकड़ जमीन और भवन का निरीक्षण किया और अब इसे अमली जामा पहनाने शासन को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल की मांग पर सीएम भूपेश ने उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। विधायक विनय जायसवाल ने का कहना है कि सीएम की घोषणा के बाद आगामी दिनों में चिरमिरी को उद्यानिकी महाविद्यालय की सौगात मिलेगी।